नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी महाजन जी। डॉक्टर अश्विनी महाजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मैं डॉक्टर अश्विनी महाजन जी का परिचय अपने दर्शकों को दे देता हूं। डॉक्टर महाजन स्वदेशी जागरण मंच के को कन्वीनर हैं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के यानी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न लगातार समसामयिक जो आर्थिक विषय हैं उनके ऊपर आलेख उनके आते रहते हैं, टिप्पणियां उनकी आती रहती हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उनसे ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके विषय में। तो अश्विनी जी, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला है अपने व्यस्त कार्यक्रम में से। और मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें एक मुद्दा प्रमुख रूप से उभर कर आ रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ये मसला। और आप इसको किस तरीके से देखते हैं किसान आंदोलन के संदर्भ में और भारतीय कृषि के संदर्भ में भी? थोड़ा मतलब मैं चाहता हूं आप इसको डीमिस्टिफाई कर दें, इसको ब्रेक डाउन कर दें। देखिए अरुण जी, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का मुद्दा है। एमएसपी इस देश में 1966 से लागू हुई, जब देश में खाद्यान्नों का अभाव था। तो खाद्यान्नों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उस समय सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का फैसला लिया, और इसमें गेहूं, चावल इत्यादि कुछ फसलों को शामिल किया गया। धीरे धीरे करके इसमें और भी फसलें शामिल होती गई, और इसका फार्मूला भी बदलता रहा। एक सरकार की संस्था है, अ, जो एक कमेटी है जो इसके बारे में निर्णय लेती है। तो अभी हाल फिलहाल में सरकार ने एम एस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को, जो के कुछ हिस्से को उन्होंने लागू करते हुए, और ये बहुत दिनों से मांग भी थी। और जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, उस पॉलिटिकल पार्टी का अ, एक मैनिफेस्टो में भी ये शामिल था कि लागत जमा 50% को न्यूनतम समर्थन मूल्य का की घोषणा की जाए। उसके मद्देनजर सरकार ने 23 फसलों पर इसको लागू किया, और देखते हैं कि दायरा भी बढ़ा है, और सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली फसलों की मात्रा भी और उसकी वैल्यू भी बढ़ी है। धीरे धीरे करके, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी वृद्धि हुई है, जो इस बात को दर्शाती है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान किसानों से खरीदना चाहती है। अब मुद्दा यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण कई बार कृषि में कुछ विसंगतियां भी आ जाती हैं। उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की को कानूनी जामा पहनाने की बात है, उसके अंदर बहुत सारे विषय हैं। एक तो ये कि अभी तक की जो प्रथा है न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की, उसमें सरकार स्वयं उसको खरीद करती है, और उस भाव पर खरीद करती है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। इसके कारण सरकारों पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर एक वित्तीय भार ही पड़ता है। अब ये देखना पड़ता है, पड़ेगा भी, कि सरकार को अलग अलग चीजों पर खर्च करना पड़ता है, अलग अलग मदों पर खर्च करना पड़ता है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, और तमाम प्रकार के दूसरे खर्च हैं, विकासात्मक खर्च हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब के बीच में किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए कितनी राशि खर्च की जा सकती है, इसको भी सरकार को समय समय पर देखना पड़ता है। और आप समझ रहे हैं कि देश में संसाधन सीमित हैं। हमारी जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो भी सीमित है। और ऐसे में अगर सरकार इसके लिए एक कानूनी व्यवस्था जो वर्तमान में चल रहा है उसके आधार पर बनाती है, तो उसका असर ये हो सकता है
कि सरकार के पास बाकी सब सामान पर, बाकी सब जो मदों पर खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा। हालांकि सभी खर्च जरूरी होते हैं, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दे करके किसानों को की बेहतरी की जाए, उनको उनकी आमदनी को सुनिश्चित किया जाए, यह भी जरूरी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा बाकी भी बहुत सारी मदें रहती हैं। इसलिए सरकार जब न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की बात करती है, तो उसमें वो कुछ हद तक इन सब बातों को ध्यान में रखती है। और जब तक और उसके पास एक निश्चित राशि सुनिश्चित रूप से नहीं आती है, तो उसको दिक्कत हो सकती है। ऐसे में जो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जरूरी होने के बावजूद भी हमेशा उसको कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा सरकार का मानना है। और कुछ हद तक ये जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, हालांकि सरकार का बजट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जरूरतें भी लगातार बढ़ रही हैं, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अपेक्षा है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की अपेक्षा है, तमाम प्रकार की दूसरी सोशल सर्विसेज की अपेक्षा है। उसको हम नज़रअंदाज करके केवल और केवल सभी पैसा उस पर खर्च करें, वो भी संभव नहीं है। लेकिन अ, ऐसा लगता है कि अ, हम बहुत पहले के युग में जी रहे हैं, और जिस प्रकार से पहले हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार द्वारा स्वयं खरीद करते थे और उसको फिर अपने भंडारों में रखते थे, उस समय आवश्यकता थी एक बफर स्टॉक बनाने की। आज हम एक सरप्लस इकोनॉमी में जी रहे हैं। हमारे पास कृषि उत्पादन का एक सरप्लस है। उस सरप्लस का लाभ हमें ये मिल रहा है कि हम अपने लोगों को तो भरपेट खिला ही रहे हैं, दुनिया भर के 126 देशों को हम निर्यात भी कर रहे हैं। ऐसे में ये जो सरप्लस इकोनॉमी है, जो सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है, उसका हमें इस तरह से नियोजन करना चाहिए ताकि किसानों को भी उसकी लाभ मिले, और साथ ही साथ सरकार पर भी बोझ ना पड़े। तो अगर अगर आप हम चाहें तो मैं उसके बारे में अपना जो सोच है उसके बारे में मैं बता सकता जी जी, बिल्कुल बताइए। हूँ कि अभी तक मैंने जैसे बताया कि बाजार में सामान आता है, किसान की मजबूरी होती है कि वो सामान को उसी दिन उसको बेच के जाना होता है। इसलिए व्यापारी उस मजबूरी का लाभ भी उठा सकते हैं, और ऐसे में वो जो उसको अपनी फसल को कम भाव पर भी बेच के जाना पड़ता है, जहां सरकार उपस्थित नहीं होती है, जहां सरकारी एजेंसियां या सरकारी प्रतिनिधि उसको खरीदने के लिए उपस्थित नहीं है। ऐसे में किसान का शोषण हो सकता है। आज वर्तमान में तकनीकी युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और अभी इस जो अ, खरीदी के नियम भी बदल रहे हैं। इससे पहले सरकार इस प्रकार के 3 कृषि कानून लेकर के आ रही थी, जिसमें ये व्यवस्था की गई थी कि किसान अपने फसल को मंडी के बाहर भी बेच सकता था, फार्म गेट पर भी बेच सकता था। वो कानून रद्द हो गए। ऐसे में एक नई व्यवस्था के जन्म लेने की जरूरत है, और वो ये कि किसान को मजबूर ना होना पड़े अपना सामान कम भाव पर बेचने के लिए। ऐसे में हमारे यहाँ अभी ई मार्केटिंग की व्यवस्था हो गई है। नेशनल ई एग्रीकल्चरल मार्केट भी अभी चल रही है। ऐसे में यदि किसान मार्केट में जाने के बजाय अपना सारा का सारा फसल एक गोडाउन में, एक वेयर हाउस में रखता है, और वो वेयर हाउसिंग रिसीट उसके पास आ जाती है, और वो वेयर हाउसिंग रिसीट, यानी उस समय जब वेयर हाउसिंग रिसीट उसके पास होती, तो वेयर हाउसिंग रिसीट होने पर उसकी मजबूरी नहीं है, क्योंकि उसको वापस नहीं लेकर के जाना, वेयर हाउस में केवल रखना है। ऐसे में जो वेयर हाउसिंग रिसीट है, वो लेकर के वो अपने पास, उसका नंबर होगा, और यदि उस वेयर हाउसिंग रिसीट की खरीद फरोख्त नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट में हो सकती है। तो उस तरह से यदि सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे जिसके माध्यम से किसान की उस वेयर हाउसिंग रिसीट को
एक निश्चित भाव पर खरीदी जा सकने की व्यवस्था बन सकती है। इसमें वर्तमान में इंश्योरेंस कंपनियां, हेजिंग फर्म्स इसके लिए उपयोगी हो सकती हैं, या सरकार इसके लिए एक ट्रस्ट मॉडल बना सकती है। उसके माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उपयुक्त और सही मूल्य भी मिल सकेगा, और साथ ही साथ किसान सरकार पर भी बोझ कम पड़ेगा। ऐसी कैलकुलेशंस हैं कि वर्तमान में जो सरकार खर्च करती है खरीदी करने के लिए, और वर्तमान में जो सरकार एमएसपी प्रोवाइड करती है कुछ एक फसलों के लिए, और कुछ निश्चित मात्रा में उससे ज़्यादा नहीं कर पाती है, ऐसे में बहुत बड़ी मात्रा में अधिकाधिक हम फसलों को इसके भाव में ला सकते हैं। मैं इसके लिए एक उदाहरण बताता हूँ। वर्तमान में जो कपास है वो उसी व्यवस्था से होती है। कपास में एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की एक गारंटी सी है, जिसमें उस भाव से नीचे किसान को नहीं खरीदना बेचना पड़ता। तो ऐसे में उसी प्रकार की समांतर व्यवस्था हम बाकी फसलों में भी धीरे धीरे करके लागू कर सकते हैं। देखिए, एक जमाना था कि हमारे पास वेयर हाउसेस नहीं होते थे। एक जमाना था हमने टेक्नोलॉजी का नाम नहीं सुना था। एक जमाना था हमें ई मार्केटिंग का मतलब नहीं मालूम था, और पूरी दुनिया में अभी भी नहीं है। लेकिन वर्तमान में हमारे पास वेयर हाउसेस भी हैं, ई मार्केटिंग भी है, और हमारी जो इंश्योरेंस सिस्टम है, और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने 5 लाख रुपया के इलाज के लिए व्यवस्था की है, और उसमें ट्रस्ट मॉडल के माध्यम से किया है, तो उसी मॉडल को हम किसानों की एक निश्चित राशि उनको उनकी फसल के बदले में मिले, उस व्यवस्था के नाते उसको कर सकते हैं। ये संभव है, लेकिन उसमें समय लगेगा। इसलिए हमें उसकी दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ई मार्केटिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वेयर हाउसेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वेयर हाउसिंग रिसीट्स की लेन देन और उसकी खरीद फरोख्त शुरू की जानी चाहिए। और अभी हम देखते हैं कि कई वेयर हाउसिंग रिसीट्स के बदले में सरकार, जो किसान है, अपने फसल के बदले में लोन भी लेते हैं, और अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति भी करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हम आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, मैं इसमें एक चीज ये जानना चाहता था कि जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, जब सरकार ने ऑलरेडी 23 फसलों का जो है, 22 या 23 फसलों का जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया हुआ है, और उसमें परचेजिंग भी गवर्नमेंट कुछ हद तक करती है। जैसे आपने कहा कि सारा, चूंकि कानूनी जामा नहीं है तो कोई कंपल्जन नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, बट फिर भी उससे मार्केट में अगर जब गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक सेटअप करती है तो नेचुरल बात है कि एक प्राइवेट सेक्टर में भी इम्पैक्ट पड़ता ही होगा। तो अब क्या वो इन्हीं सब 23 फसलों के लिए या 22 फसलों के लिए कह रहे हैं कानूनी जामा पहनाने की बात हो रही है, जो ये आंदोलन चल रहा है, या ये हो रहा है कि जो जो जितनी भी फसलें हो रही हैं सबका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होना चाहिए? एक तो पार्ट ये है क्वेश्चन का। दूसरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ, जैसा आपने कहा कि ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी, विरोधाभासी स्टैंड है जो कॉल्ड प्रोटेस्ट चल रहा है, कि आप चाहते हैं किसानों को बेहतर मूल्य मिले। तो जब पिछले 3 कानून जो जब आए थे, जो 2020-21 में एजिटेशन के हुआ और उसको कैंसिल करवाया गया, सरकार से विड्रॉ करवाया गया, उसमें एक कानून जिसकी आपने चर्चा की कि किसानों को मंडियों में बेचने के कंपल्जन से मुक्ति मिल गई थी। तो ये नहीं था कि वो बिचौलियों के रेमो करम पर है, और दे कुड हैव, जैसे आपने कहा कि फार्म गेट पे भी आप सेल कर सकते हो, तो वो वाला फिर जो है बिल जो है वो क्यों कैंसिल करवाने की जरूरत थी? आपको लगता है कि अगर वो बिल, अगर मंडियों से किसानों को बेचने की जो कंपल्जन है जो है वो उससे अगर निजात मिल जाती है तो बेहतर होगा? और प्लस, जैसे मैंने आपसे पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो है कि ये जो कितनी फसलों पे है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है सबको जो है, और क्या सारी फसलों पे कह रहे हैं? So what exactly is going on in this regard? देखिए, किसानों के मन में क्या है तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में व्यवस्था केवल 23 फसलों की है। 23 फसलों में काफी हद तक पूरी कृषि का अ, मामला सिमट जाता है। जहां तक आपने सवाल पूछा कि
जो नए कानून आने के बाद जो मंडियों से निजात मिलने की बात है, उसमें हमें समझना पड़ेगा कि किसान एक कमजोर इकाई है। अगर मंडी में उसका शोषण हो सकता है तो मंडी के बाहर भी हो सकता है। इसलिए ये समझना कि मंडी से बाहर हमने खरीद की अनुमति दे दी तो उनका शोषण बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए किसानों को कुछ हद तक कुछ व्यवस्था बननी चाहिए जिससे उनकी उपज का सही मूल्य उनको मिल सके। तो ये तो देखने में आता है कि अभी वर्तमान में जो एमएसपी है वो कॉस्ट प्लस 50% है। तो किसी भी हालत में जो वर्तमान में बाजार मूल्य चलता है वो सरकार किसान को अपनी लागत से लगभग बराबर मिल जाता है, और उससे ज्यादा भी मिलता है कई कई बार कई फसलों में। मैं आपको उदाहरण के नाते बताता हूँ कि बाजार में कुछ बाजार में भी हमें जो प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए, उससे अ, देश में ठीक दिशा में उत्पादन भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम गेहूं और चावल पर ज्यादा एमएसपी देते हैं। हम गेहूं और चावल का ज्यादा उत्पादन करते हैं। वो गेहूं और चावल हमें आवश्यकता है या नहीं है, सरप्लस है या नहीं है, इस बात का कोई ध्यान नहीं रखता। और किसानों को तो ऑब्वियसली लाभ चाहिए। ऐसे में प्राइस डिस्कवरी का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके माध्यम से किसान उन फसलों की तरफ आगे जाएं, और उसके लिए सरकार भी प्रोत्साहन दे सकती है। उसमें एक प्रोत्साहन एमएसपी का होता है कि आप दूसरी कई फसलों पर एमएसपी देना शुरू करो ताकि किसान उसकी तरफ जाना शुरू करो। उदाहरण के लिए हमने हायर एमएसपी अनाउंस की दालों पर, उसका लाभ मिला। दालों में हम कुछ हद तक आत्मनिर्भर होना शुरू हो गए। एक ही साल में 56% दालों का उत्पादन बढ़ गया। इसी प्रकार से बाजार में स्वयं, क्योंकि सरकार ने जो सरसों के तेल की ब्लेंडिंग को बंद कर दिया, तो ऐसे में सरसों का भाव बढ़ा। सरसों का भाव बढ़ने के कारण जो पंजाब के किसानों ने ज्यादा सरसों उगानी शुरू की और सरसों का उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ। ये देश के हित में रहा, क्योंकि हमें खाद्य तेलों की भी आवश्यकता है। तो ऐसे में कई बार एमएसपी रेट्रोग्रेड्स हो जाती है, यानी एक गलत स्टेप हो जाता है कि एमएसपी देना। इसलिए एमएसपी और बाकी सब प्रकार के जो उपाय हैं उनका एक मिक्सचर, एक जुडिशियस मिक्स, वो भी करना जरूरी होता है। इसलिए सरकार को कैसे ये प्राइस डिस्कवरी की तरफ आगे बढ़ा जाए, कैसे किसान को प्रोत्साहित किया जाए दूसरी फसलों के लिए। जैसे चावल का उत्पादन करते करते हमारे देश में, पंजाब में और बाकी कई स्थानों पर पानी का लेवल बहुत नीचे हो गया है, पानी की कमी हो गई है। ये एक चिंता का विषय है। इस चिंता को भी हमें निवारण करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में भी हमें फसलों के बदलाव लाने पड़ेंगे। आज हम जिस प्रकार से मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, मिलेट्स का उपयोग बढ़ाना चाहते हैं, वो भी हमें कृषि से ही मिलेगा। उसमें भी कहीं ना कहीं कीमत कीमत की जो व्यवस्था है, उसको वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसलिए एमएसपी के मुद्दे को, जैसे कि आपने शुरू में पूछा, हमें एक स्टैग्नेट तरीके से नहीं विचार करना चाहिए। एक स्थिर प्रकार से हमें विचार नहीं करना चाहिए, इससे डायनामिक प्रोसेस। तो इफ यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर today, we need to find out and discover a mechanism whereby we can improve the lives of the people in the agricultural sector, and at the same time fulfill the requirements of the nation in terms of the agricultural produce. If we require more of oil seeds, more of pulses rather than more of food grains, then we need to give the prices accordingly. And therefore, बट मैंने अभी जो निवेदन किया, जो जो मैंने आपको सुझाव दिया कि यदि ऐसा किया जाता है तो हम बाजार में यह भी तय कर सकते हैं कि उस भाव से नीचे उस मार्केट के अंदर वो जो डिपॉजिट्स, जो रिसीट्स हैं, वेयर हाउस रिसीट्स हैं, उसकी खरीद फरोख्त नहीं होगी। ये व्यवस्था हो सकती है। और
अगर उसमें कुछ कमी रहती है तो सरकार उसमें इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से पैसा दे सकती है। और ये जो व्यवस्था है उसमें सरकार की जिम्मेदारी केवल इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की होगी, ना कि उसकी खरीद करने की। और आज वर्तमान में अगर हम एमएसपी देते हैं तो उसके बदले में हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि वर्तमान में कितना खर्च हो रहा है, लेकिन एक प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसमें मोंटेक सिंह आहलूवालिया लिखते हैं कि हमें 1 रुपया जो सब्सिडी के रूप में, फूड सब्सिडी के रूप में आगे देना होता है, उसके लिए हमें 3 रुपये 85 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो स्वाभाविक है ये जो अनुत्पादक खर्च है ये तो रोकना चाहिए। और वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं, ई मार्केटिंग है, वेयर हाउसेज हैं, वेयर हाउस रिसीट्स की लेन देन है, उसमें ट्रेडिंग है, वो संभव है। तो इसलिए हमें नई व्यवस्थाओं के अनुरूप किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रयास करने चाहिए। मैंने ये बात कई किसान नेताओं से भी इसकी चर्चा की है और वो भी इसके लिए अ, वो मान्य करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक व्यापक रूप से सोचना पड़ेगा, सरकार को भी, किसानों को भी, और व्यवस्था भी उस प्रकार के निर्माण करनी। जी जी, ये मैं अब आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा। इस ये भी थोड़ा लंबा 2 पार्ट का प्रश्न है कि एक तो जैसे आपने कहा कि एमएसपी की आपने बात की और आपने कहा कि एक होलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत है, तो की स्ट्रक्चरल इश्यूज जो है वो भारत के कृषि क्योंकि ये बात बार बार जब उभर रही है कि किसान जो है वो कमजोर स्थिति में है, तो स्ट्रक्चरल इशू, हालांकि इसके लिए एक बहुत बड़ी डिबेट, इस पे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो लेकिन की स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हम एमएसपी पे बहुत ज्यादा फोकस करके उनकी स्ट्रक्चरल इश्यूज को एज अ सोसाइटी जो है इन पब्लिक डिस्कोर्स इग्नोर कर रहे हैं? दूसरा ये क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट होते हैं इसके ऊपर, एमएसपी के ऊपर, तो ये दे आर एबल टू मेक हेडलाइंस, वो सुर्खियां बनने में आसानी रहती है। और स्ट्रक्चरल इश्यूज थोड़े ज्यादा या की इश्यूज जो हैं वो कुछ और ज्यादा जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो शायद मीडिया भी कई बार जो है इट समटाइम नाइदर हैज द इंक्लिनेशन and at times nor has the capability also to talk about these issues, because these discussions don't get you good numbers in terms of TRP probably। लेकिन तो मेरा सवाल ये है, ये जो लोन वेवर की बात भी कर रहे हैं अभी जो मौजूदा, मैं तो अभी तथाकथित ही उसको बोल रहा हूँ आंदोलन, लोन वेवर की बात हो रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, और पंजाब के ही एक पर्टिकुलर हिस्से से कुछ जो है 5-10 हजार लोग, 5-7-10 हजार लोग कर रहे हैं। पूरे देश भर से, न राजस्थान से, न केरल से, न कहीं और से, यहाँ तक कि अब तो हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कोई ऐसा किसान नहीं आ रहा। मैं इसको राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो इसको आप किस नजरिए से देख, इज इट अ पंजाब स्पेसिफिक एजिटेशन विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ विच, जिसे हम पूरे देश की एग्रीकल्चर की डिबेट मान रहे हैं, सिर्फ एक पंजाब स्पेसिफिक कुछ इश्यूज हैं जिनको लेकर है, और लार्जर इश्यूज क्या है जो है जो हमें एड्रेस करने चाहिए? देखिए अरुण जी, ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो हिस्सा देश का एमएसपी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वही एमएसपी की बात कर रहा है। वो हिस्सा जहां पर एमएसपी पर ही सारी खरीद होती है, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो, उसके बहाने बाकी बाकी राज्यों के भी लोग वहां आकर के बेच जाते हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़े विरोधाभास है कि वहीं से इसके बारे में जो आंदोलन चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जहां किसान पहले से ही एमएसपी का लाभ उठा रहे हूँ, वो एमएसपी के बारे में आंदोलन करें, ये ये कुछ अजीब लगता है। और वो अजीब आपको तब भी देखने में लगता है कि जहाँ ये इस प्रकार की एजिटेशन हो रही होती है तो कहीं खालिस्तान की मांग हो रही होती है, तो कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आ रहे होते हैं, तो कहीं अलग अलग प्रकार से, कहीं अलगाववाद की बात होती है, कभी कभी सरकार को बदलने की बात होती है, वगैरह वगैरह। इसलिए ये विरोधाभास स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं राजनीति का पुट उसके अंदर है। और राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ राजनीतिक विरोधी पार्टियां बहुत एक्टिव इंटरेस्ट ले रही हैं। तो इसलिए मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, केवल उसकी तरफ मैं इंगित कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसे कहा कि यह एक व्यापक विषय है। हम हमारे समक्ष
केवल अपने देश के लोगों की खाद्य सुरक्षा नहीं है, हमें दुनिया भर के लोगों की खाद्य सुरक्षा की भी चिंता साथ साथ में करनी। साथ ही साथ हमारी $50 बिलियन से इस बार $53 बिलियन का खाद्य और बाकी चीजों जो प्रसंस्करित सामान है उसका हमने एक्सपोर्ट किया है। तो ऐसे में सर देश में बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज भी आती है, उससे भी किसानों की जो हालत है वो बेहतर होती है। आप जानते हैं कि जब खाद्यान्नों का एक्सपोर्ट होता है तो भी किसानों को उन या खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट होता है उसका लाभ भी किसानों को मिलता है। इसलिए हमें, क्योंकि एक एक किसान के समक्ष वहीं की व्यवस्था, वहीं के सिस्टम, वहीं की स्थितियां होती हैं, लेकिन सरकार के समक्ष एक व्यापक पिक्चर होती है। ऐसे में हमें अपने देश में किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए, किन वस्तुओं के उत्पादन को कम करना चाहिए, किन वस्तुओं का एक्सपोर्ट कब करना चाहिए, कभी जरूरत पड़े तो इंपोर्ट भी कब करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और जो ऐसे में अगर हम खाद्यान्नों के साथ साथ दालों का, तेल का, सब्जी का, फलों का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो सहायक गतिविधियां हैं वो उनके साथ साथ क्या क्या हो सकती हैं, कोई दुग्ध उत्पादन है, कोई मशरूम उत्पादन है, तो कोई बाकी तरह के जो मछली पालन का क्षेत्र है, उन सबको हम कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके, जिसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं, वो कैसे किया जाए, ये सारी बातें। और आज इस समय एक बड़ा सवाल देश में ग्राम विकास का है, एक ग्रामीण उद्योगों के विकास का है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का है। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो आमदनी है, जिसमें जो किसान की आमदनी है वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। मैं आपको बताऊं कि मात्र 13%, मात्र 21% जो ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी है वो कृषि से आती है, और बाकी बाकी सब दूसरे कामों से आती है। तो अगर आप इतनी बड़ी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जिसमें कहीं कोई नौकरी करता है तो वो भी ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी में आता है, तो कहीं कोई मजदूरी करता है तो वो भी आता है, कि वहाँ ग्रामीण उद्योग हैं वो भी हैं। तो बहुत कम हिस्सा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में आमदनी का वो कृषि से आता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के एक सर्वांगीण विकास का जो प्रश्न है उसको हम कैसे हल करें, यह भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए सरकार अ, अभी वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, और हमें उस विषय को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं यहाँ पर किसी भी कारण से किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य ना मिले इसकी बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं एक बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि किसानों की हालत सुधरनी चाहिए, लेकिन उसको राजनीति से अलग रखते हुए किसानों की हालत को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कम लागत से, जैसे हमने देखा कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों को अन्य अन्य प्रकार से कई सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने अपनी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कम किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों को बेहतर व्यवस्थाएं दे रहे हैं ताकि वो ज्यादा सेविंग कर सकें। ये सब प्रौद्योगिकी उपयोग से संभव हुआ है। हमें जो किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, उसमें प्रौद्योगिकी का पूरा उपयोग करते हुए, मार्केट्स का पूरा उपयोग करते हुए हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे से इसको, जिसको हम कहते हैं कि आम आदमी की भाषा में, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया। और आप आए कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं कहूँगा कि आप को चर्चा अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अश्विनी जी के लिए, आपके लिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसपे कि चर्चा बहुत ज्यादा है लेकिन तथ्य बहुत कम है। हमने कुछ तथ्य आपके सामने लाने की कोशिश की है। इस विषय से संबंधित या किसी भी और आर्थिक विषय से संबंधित अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई प्रश्न है, या कोई आप कमेंट करना चाहते हैं, या अश्विनी जी से आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अश्विनी जी से संपर्क करके उसका उत्तर लेकर आप तक उसको पहुंचाएंगे। और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, फिर से चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।